हेलो बच्चों, फिजिक्स क्लास का आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास का। टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी पावर। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आप जीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। आपको जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर दूंगा आप उसका कमेंट करके आंसर भी देंगे। तो सबसे पहले टॉपिक डालेंगे आप वर्क क्या है। जैसे कि अगर आप बैठकर पढ़ रहे हैं तो ये एक वर्क हुआ, हम आपको पढ़ा रहे हैं ये भी एक वर्क हुआ। अगर कोई वॉचमैन आपका घर का ये टेक केयर कर रहा है, निगरानी कर रहा है, ये भी एक वर्क हुआ। लेकिन फिजिक्स में ये कोई वर्क नहीं है। तो फिजिक्स में जानते हैं क्या वर्क होता है, किसको हम लोग वर्क बोलते हैं। फिजिक्स में वर्क करना तब कहा जाएगा अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और बॉडी अपना प्लेस चेंज करे, तब आप कहेंगे कि वर्क हुआ है। तो नोट करेंगे, व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस्ड, देन वी से वर्क इज डन। जैसे कि यहाँ पर एक बॉडी है, ये एक एम मास का बॉडी है, इस पर मैंने फोर्स लगाया तो ये बॉडी अपना प्लेस चेंज कर कर एस डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये बॉडी यहाँ पर आया। मैंने इनिशियल पोजीशन ए था और डिस्प्लेस करके बी पर आया, तब आप बोलेंगे कि ये फोर्स ने वर्क किया। अब वर्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं? वर्क को कैलकुलेट करने का लिखिए स्टेटमेंट, वर्क इज कैलकुलेटेड बाय the product of applied force and displacement along the force। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि फोर्स लगाया गया तो फोर्स के अलोंग बॉडी इस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस करता है। तो इस केस में वर्क कैसे निकालेंगे? फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज वर्क। अब दूसरा केस ये आता है कि अगर फोर्स किसी दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किसी दूसरी डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस केस में वर्क कैसे निकालेंगे? तो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देन इसी फिगर में समझ लेते हैं, अगर फोर्स आपको अलग डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किसी अलग डायरेक्शन में हो रहा है, तब वर्क कैसे निकालते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डिफरेंट डायरेक्शन में ब्रेक भी कर सकते हैं। तो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर थीटा डिग्री का एंगल है, तब आप फोर्स को इस थीटा के अलोंग यानी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आपका कंपोनेंट हो जाता है एफ कॉस थीटा। तब इस केस में वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो फोर्स का कंपोनेंट है उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी वर्क निकालने के लिए एफ कॉस थीटा को एस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वर्क का फार्मूला हो जाता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो सारे बच्चे आप लोगों ने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, याद होगा, बोलो बोलो कौन सा प्रोडक्ट होता है? उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट करने पर वर्क मिल रहा है, तो वर्क का एक और डिफिनेशन आप लिख सकते हैं अपने कॉपी पे, लिखेंगे सेकेंड डिफिनेशन, वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट को वर्क बोलते हैं। तो अगर मान लो कि आपने वर्क और डिस्प्लेसमेंट का अगर फॉर्म ऐसे दिया हुआ है, फोर्स को ऐसे दिखाया है, x एक्सिस में एफ एक्स आई कैप, y एक्सिस में एफ जे वाई कैप और z एक्सिस में एफ जेड के कैप। अगर फोर्स अपने इस कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट भी अपने कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, तब आप वर्क कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट का तीनों एक्सिस का कंपोनेंट दिया हो अगर, तब इस केस में वर्क कैसे निकालेंगे? वर्क आपका डॉट प्रोडक्ट है, तो आपको वर्क निकालने के लिए इसको डॉट करेंगे। डॉट करना सभी लोग आते होंगे। अपने एक्स एक्सिस को एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ में, y कंपोनेंट को y के साथ
और जेड वाले कंपोनेंट को जेड के साथ। तो इस तरह से वर्क का वैल्यू मिला। वर्क का आपने देखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वर्क मिलता है, तो स्केलर प्रोडक्ट होगा। अब बात ये आता है कि अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ दिया हो तो वर्क कैसे निकालेंगे। तो ग्राफ अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, सपोज दैट x एक्सिस पर आपका डिस्प्लेसमेंट है, s से उसको डिनोट किया जाए, और y एक्सिस पर फोर्स है, इसका वर्क कैसे निकालेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि आप इसका एरिया निकालेंगे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एरिया को वर्क बोलते हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो लिख लेते हैं इसका एरिया ऑफ एफएस ग्राफ। एफएस ग्राफ का मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ इज कॉल्ड वर्क डन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का एरिया वर्क डन होगा। फटाफट नोट कर लीजिए, नोट करिए। अगर जल्दी में मिटा दूं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर लिखना है। अब वर्क को हम लोग कैसे मापेंगे, इसका यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट ऑफ वर्क, देखेंगे यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट पहले इसका समझेंगे। एसआई यूनिट क्या है, वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है। जूल यानी कि एक जूल में अगर आपको डिफिनेशन करना होगा, एक जूल का डिफिनेशन देते हैं तो कैसे देंगे कि अगर किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हो और डायरेक्शन 0 डिग्री हो। 0 डिग्री का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो आप बोलेंगे कि वर्क 1 जूल का है। तो 1 जूल का डिफिनेशन लिखिए कॉपी पे। इफ 1 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस अ बॉडी through 1 meter in the direction of force, then work is called 1 joule। 1 joule हो गई। अब आप वर्क का सीजीएस यूनिट देखेंगे। सीजीएस यूनिट आपको पता होगा, वर्क का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है ERG। तो 1 अर्ग इक्वल टू क्या होगा, फोर्स जो न्यूटन था तो फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होगा और डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर होगा और एंगल 0 डिग्री। तो 1 अर्ग इक्वल टू 1 डाइन 1 सेंटीमीटर एंगल 0 डिग्री। और 1 जूल में कितना अर्ग होगा इसका वैल्यू भी निकाला जा सकता है। 1 जूल में 10 टू द पावर 7, 1 अर्ग में 10 टू द पावर 7 जूल। देखते हैं कि जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, याद समझेंगे। तो 1 जूल इक्वल टू, न्यूटन को डाइन में चेंज किया जाता है तो 10 टू द पावर 5 डाइन हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होगा और वो एंगल आपका 0 डिग्री ही रहेगा, एंड डायरेक्शन में चेंज नहीं करना। तो ये डाइन सेंटीमीटर ये तो 1 अर्ग के बराबर है, तो नोट करेंगे 1 जूल इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग होता है। तो ये वर्क का सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में रिलेशन है। अब वर्क कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है भाई, तो वर्क स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए हम लोग वर्क को स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो यूनिट के नीचे लिखना है वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। और वर्क का डायमेंशन, ये सारा आपने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, यूनिट डायमेंशन। डायमेंशन कैसे निकालेंगे याद होगा आपको, लिख लेते हैं ml²t-2। इट इज अ डायमेंशन ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट डायमेंशन और कौन सी क्वांटिटी है ये आपको याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसका सॉल्यूशन करके कमेंट में बताएंगे उसका आंसर क्या हो। लिखेंगे पहला क्वेश्चन है, इफ 10 न्यूटन फोर्स
applied on a body of mass 5 kg. पूरा क्वेश्चन लिखेंगे. If 10 Newton force applied on a body of mass 5 kg for 2 seconds, what is work done? फिर रिपीट कर रहा हूं, सोचना है. If 10 Newton force applied on a body of mass 2 kg, मास 5 kg दिया हुआ है और फोर्स 10 न्यूटन दिया हुआ है और ये फोर्स 2 सेकेंड तक उस बॉडी पर लगाया गया है. वर्क डन क्या होगा? आपको वर्क निकालना है. इसका आप आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे. ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. दूसरा क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास 10 kg. देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर. बॉडी का मास दिया है 10 kg, मूविंग विथ वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर. व्हेन फोर्स अप्लाइड इट्स वेलोसिटी बिकम 90 किलोमीटर पर आवर. जब फोर्स अप्लाई किया गया तो उसकी वेलोसिटी हो गई 90 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज वर्क डन? इसका भी सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में भेजेंगे और नहीं सॉल्व होगा तो मेरे व्हाट्सएप पर उसका सॉल्यूशन के लिए हेलो बोलेंगे तो मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है. क्वेश्चन 3 कि इफ ए बॉडी ऑफ मास 20 kg, if a body of mass 20 kg at rest, मास दिया हुआ है 20 kg at rest, when 8 Newton force applied on body, 8 Newton force अप्लाई किया गया बॉडी पर, then final velocity of body become 5 मीटर पर सेकेंड. पहले बॉडी एक था 20 kg बॉडी रेस्ट पर था, उस पर 8 न्यूटन का फोर्स लगाने पर बॉडी का वेलोसिटी होता है 5 मीटर पर सेकेंड. देखिए मैंने क्या बोला, इनिशियली एट रेस्ट जब बॉडी पर फोर्स लगाया गया तो उसका वेलोसिटी हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज वर्क डन? ये काफी सिंपल प्रॉब्लम है. पिछले जो डाटा आपको जो कॉन्सेप्ट दिया गया था इस पर ये बनेंगे. आप इसको बनाकर मेरे को कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर भेजेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बॉडी, क्वेश्चन लिखिए, इफ 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस 5 मीटर. 10 मीटर फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी, फोर्स 10 न्यूटन है एंड बॉडी डिस्प्लेस 5 मीटर. इफ वर्क डन इज 25 जूल, वर्क दिया है 25 जूल, यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल फाइंड करना है. काफी सिंपल प्रॉब्लम है. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया है, वर्क भी दे दिया है, आपको एंगल फाइंड करना है कितना एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में. क्वेश्चन नेक्स्ट, 5th नंबर क्वेश्चन है. 5th क्वेश्चन, इफ ए फोर्स दिया हुआ है 2I plus 3J minus 5K act on body and body displaced by I plus 4J plus 2K. What is work done? If force is given by 2I plus 3J minus 5K and body displaced by I plus 4J plus 2K, what is work done? इस क्वेश्चंस में आप वर्क निकालना है. काफी सिंपल है. जो 11th क्लास का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे वो बहुत आसानी से निकाल पाएंगे. जो नहीं पढ़े हैं, घबराना नहीं है. कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कैसे बनेगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन 6 है, इफ या फोर्स, इसमें फोर्स दिया हुआ है, इफ अ फोर्स 4i माइनस 3j प्लस pk, 4i minus 3j plus pk applied on body and body displaced by 5i plus 2j plus 2k, इतना फोर्स लगाया गया और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, वर्क डन इज 0, वर्क डन इज 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, इसमें वर्क डन निकालना है, क्या होगा? लिख लेते। और क्वेश्चन नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 कुछ इस तरीके का है, इसमें भी किसी बॉडी पर फोर्स दिया गया है, लिखेंगे इफ फोर्स 4i प्लस 10j माइनस 8k applied on body and body displaced from x1 is given by 2i plus 8j minus 3k to x2। इनिशियल पोजीशन मेरा x1 था, जब इतना फोर्स लगाया गया तो बॉडी डिस्प्लेस होकर आता है 5i प्लस 10j माइनस 8k। व्हाट इज वर्क डन? 7 नंबर क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ है और बॉडी का इनिशियल और फाइनल पोजीशन दिया हुआ है, वर्क डन क्या होगा? ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैंने बोर्ड पर लिखा 7 क्वेश्चन, ये इसके जस्ट पीछे जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी पर बेस्ड है। आप इसको बनाएंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, जो आपके इस नीचे सेक्शन में लिखा होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर उस फोर्स का वर्क डन निकालना होगा, जो फोर्स वेरिएबल फोर्स का वर्क कैसे निकालेंगे? जो भी प्रॉब्लम्स थी या कांस्टेंट फोर्स का था, वेरिएबल फोर्स का वर्क कैसे निकालेंगे? हेडिंग करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखेंगे ये आपका फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है और y एक्सिस पर फोर्स है। ये फोर्स वेरिएबल, वर्क डन कैसे हो? सपोज ये फोर्स ऐसे वेरी कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, आपको इसका वर्क डन निकालना है, कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले करना क्या होगा कि आप डिस्प्लेसमेंट में ना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, मतलब x एक्सिस का मेरा डिस्प्लेसमेंट है, सपोज दैट इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसका नाम dx दे देते हैं। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इसका पूरा एरिया निकालते तो वर्क मिलता, लेकिन यहाँ फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल में है, तो पूरा वर्क निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अब कैसे इंटीग्रेशन होगा समझना है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? तो इसका वर्क निकालने के लिए आप इंटीग्रेट करेंगे, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेट करना होगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपका बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। सपोज दैट इनिशियल पोजीशन x1 है एंड दिस इज फाइनल पोजीशन x2, तो आप जो वर्क निकालेंगे वेरिएबल फोर्स के लिए फ्रॉम x1 टू x2 करेंगे। ये वेरिएबल फोर्स का वर्क हो गया, कॉपी कर दीजिए। ये वेरिएबल फोर्स का वर्क डन ऐसे निकलता है। नेक्स्ट, अब वर्क डन हम लोग फाइंड करेंगे बाय फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्या होता है? तो अगला हेडिंग करेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। लास्ट है, इसके बाद हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स।
फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इसके पिछले वाले चैप्टर में लिया होगा। फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट इसके जस्ट पिछले वाले चैप्टर में था। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? एक ऐसा फोर्स है जो फोर्स के अपोजिट में लगेगा। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा उस वेलोसिटी के अपोजिट में एक फोर्स लगता है, उसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्या होगा? सपोज एक रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस हो गया, इस पर कोई बॉडी रखा हुआ है m मास का। अगर इस बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं, अगर इस बॉडी पर फोर्स लगता है तो इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है फ्रिक्शन फोर्स, उसका वैल्यू पता होगा म्यू mg होता है। अब बॉडी को फोर्स लगाते हैं तो बॉडी s डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस करके यहां पर आया, ये आपका बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी पॉइंट A से चलकर बॉडी B पर आ गया। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क निकालना है। दिस इज फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg। फार्मूला क्या था भाई वर्क निकालने का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स कितना है? म्यू mg। इस फोर्स का वर्क क्या हो रहा है? ये फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए s से मल्टीप्लाई करेंगे और एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपका एंगल होगा 180 डिग्री। इस केस में वर्क का फार्मूला क्या होगा? माइनस म्यू mgs। हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि वर्क नेगेटिव कब होता है। फिर यहाँ पर समझ में आ गया अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क नेगेटिव होता है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि वर्क डन बाय नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स का वर्क डन, तो आप जितना फोर्स अप्लाइड किए हैं, फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? अप्लाइड फोर्स से फ्रिक्शन फोर्स को घटा देंगे, तो नेट फोर्स का वर्क निकालेंगे तो नेट वर्क मिलेगा। तो इस केस में नेट वर्क कैसे फाइंड किया जाता है? तो नेट फोर्स क्या होगा? अप्लाइड फोर्स माइनस म्यू mg, इसी नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट s हो गया, F माइनस म्यू mgs। ये फ्रिक्शन फोर्स का वर्क हुआ, ये रफ सरफेस का नेट वर्क हुआ, रफ सरफेस का नेट वर्क। तो वर्क का यहाँ तक का कॉन्सेप्ट से आप एचसी वर्मा के शुरू से 20 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी बनाएंगे, और इसके बाद कुछ अलग कॉन्सेप्ट है वो अगले वीडियो में आएगा।